अब हम ये सीखने वाले हैं कि अगर किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक प्रतिरोध के सिरों पर लगा दिया जाए तो वो जो प्रतिरोध है किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। और ये जो टॉपिक है इसको हमने नाम दिया है प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जो प्रतिरोधक के दोनों सिरे हैं उसके सिरों को कनेक्ट कर देना है इस एसी वोल्टेज से। तो होगा क्या कि इस प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टेज लगेगा वो होगा ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जिसे हम एसी वोल्टेज कहते हैं Vm sin ओमेगा टी। और वोल्टेज लगाने के बाद सबसे पहले हमें ये पता करना है क्या इस घटक के अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और अगर प्रवाहित होगी तो उसका सूत्र क्या होगा, मतलब उसका जो तात्कालिक मान है वोल्टेज के साथ साथ वो कैसे निकाला जाए। तो हर प्रतिरोध या हर प्रतिरोधक ओम के नियम का पालन करता है, और ओम का नियम क्या कहता है कि वोल्टेज जो होता है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। और ये जो हमारा नियम है वो एक तात्कालिक नियम है, मतलब जिस भी समय पर हम विद्युत धारा पता करना चाहते हैं उस समय पर हमें ये पता हो कि उस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है। विभवांतर का जो तात्कालिक मान है उसको जैसे ही मैं प्रतिरोध से विभाजित करूंगा मुझे मिल जाएगा विद्युत धारा का तात्कालिक मान। अब ये वोल्टेज लगातार बदल रहा है तो विद्युत धारा भी लगातार बदलेगी, और किसी भी समय पर अगर मैं वोल्टेज को रख दूं Vm sin ओमेगा टी और फिर उस वोल्टेज को प्रतिरोध से कर दूं विभाजित तो मुझे मिल जाएगा धारा का तात्कालिक मान। अब ये जो हमारा धारा का तात्कालिक मान है वो वोल्टेज के मान से कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, मतलब इन दोनों में एक सिमेट्री सी दिखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि वोल्टेज का ये जो अधिकतम मान है Vm, इसको जब हमने प्रतिरोध से विभाजित करा तो अधिकतम मान बटे प्रतिरोध जो होगा वो हमारी आ जाएगी अधिकतम धारा। और जैसे ही इस Vm बटे R को मैं अधिकतम धारा से यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा तो जो हमारी विद्युत धारा का तात्कालिक मान है वो वोल्टेज के सूत्र से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। विद्युत धारा आ गई I max, धारा का अधिकतम मान इंटू में साइन ओमेगा टी। अब देखो यहाँ क्या है, वोल्टेज का तात्कालिक मान, यहाँ पर क्या है धारा का तात्कालिक मान, यहाँ वोल्टेज का अधिकतम मान, यहाँ धारा का अधिकतम मान, साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है, यहाँ कोण कितना है ओमेगा टी और यहाँ भी कोण कितना है ओमेगा टी। तो सबसे पहले हमें धारा का इस तरह का ना तात्कालिक मान या कहें तात्कालिक मान निकालने का व्यंजक प्राप्त करना है। वो आसानी से प्राप्त हो जाए जैसे यहाँ पर हो गया तो अच्छी बात है, वरना जबरदस्ती भी बनाना पड़ सकता है। हर बार उसमें कुछ इस तरह से I max आना चाहिए, यहाँ पर साइन ही होना चाहिए और ओमेगा टी हमेशा धनात्मक ही होना चाहिए। अब उसमें या तो कुछ एंगल जुड़ जाए या घट जाए या फिर कुछ ना भी जुड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर हमें वोल्टेज और धारा के ये जो व्यंजक है इन दोनों की तुलना करनी है, और तुलना करके ये देखना है क्या इनके बीच में कोई कलांतर है। कलांतर का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस, कोण के बीच में कोई अंतर है। तो जितना कोण इसका है उतना ही कोण इसका है। तो किसी भी समय पर अगर मैं कलांतर निकालूंगा या कोण का अंतर निकालूंगा तो वो क्या आएगा, जीरो। और मैं क्या कहूँगा कि वोल्टेज और जो धारा है वो दोनों के दोनों समान कला में है। समान कला में होने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कोण का मान जीरो डाल दूं, और वो कब होगा, जब मेरा समय जीरो हो, तो ये मेरा वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख लो विद्युत धारा भी उस समय पर क्या आएगी, जीरो। तो वोल्टेज जब जीरो विद्युत धारा भी जीरो। अगर मैं यहाँ पर कोण डाल दूं 90 अंश तो साइन 90 का मान होता है 1, तो वोल्टेज हो जाएगा अधिकतम, तो विद्युत धारा भी आप देख सकते हो अधिकतम हो जाएगी। तो विद्युत धारा वोल्टेज के साथ साथ बढ़ेगी, वोल्टेज के साथ साथ घटेगी। वोल्टेज जीरो तो धारा जीरो, वोल्टेज अधिकतम तो धारा अधिकतम। अगर वोल्टेज ऋणात्मक हो गया धारा भी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो जब दोनों एक तरीके का व्यवहार दर्शाएं तब हम कहते हैं कि ये दोनों के दोनों समान कला के अंदर हैं। और वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर या कला पता कर लेने के बाद हमें इन दोनों का एक साथ फेजर आरेख बनाना है। फेजर आरेख बनाते हुए मैं आपको बता चुका हूं कि वोल्टेज और धारा को हम दिखाते हैं किससे, एक सदिश के द्वारा। सदिश का जो परिमाण है वो वोल्टेज और धारा के अधिकतम मान को बताएगा। तो जब मैं वोल्टेज को एक फेजर के द्वारा दिखाऊंगा तो उसका जो परिमाण होगा वो तो Vm के बराबर होगा, और उसे धनात्मक x अक्ष से कितने कोण पर रखना है, ओमेगा टी कोण पर। किस तरफ, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। तो ये रही धनात्मक x अक्ष, और इससे जाना है मुझे घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, और मैं मानकर चल रहा हूँ कि ओमेगा टी जो है वो 90 अंश से कम है। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारा वोल्टेज का अधिकतम मान, या कहें वोल्टेज का फेजर आरेख। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा का जो हमारा फेजर आरेख है उसमें सदिश का परिमाण तो बताएगा धारा का अधिकतम मान, और ये भी उतने ही कोण पर बनना है क्योंकि दोनों के कोण समान है।
तो धारा का जो हमारा सदिश होगा वो इसी के ऊपर आएगा, लेकिन उसका परिमाण जो होगा वो वोल्टेज के परिमाण से कम होगा, क्योंकि सामान्यतः विद्युत धारा वोल्टेज से कम आती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं इन दोनों ही सदिशों के घटक पता करूं y दिशा में, क्योंकि ये वाला कोण कितना है ओमेगा टी, तो इस वोल्टेज के दो घटक कर सकते हैं। एक तो x दिशा में कितना आ जाएगा, सदिश का परिमाण इंटू में cos थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी, तो क्या आ जाएगा Vm cos ओमेगा टी। और y दिशा में जो घटक आएगा Vm इंटू में साइन ओमेगा टी, वो हमें क्या देगा, इस वोल्टेज का तात्कालिक मान। बिल्कुल इसी तरह से धारा का जो y दिशा में घटक होगा वो हमें क्या देगा, धारा का तात्कालिक मान I मैक्स इंटू में कितना, साइन ओमेगा टी, क्योंकि जो हमारे x दिशा में घटक है उसमें हमारा कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये जो हमारा फेजर आरेख होता है उसमें सदिश के परिमाण तो बताएंगे हमें वोल्टेज और धारा का अधिकतम मान, और उसके जो y दिशा में घटक होंगे वो हमें बताएंगे उनका तात्कालिक मान। और इन दोनों को रखना कितने कोण पर है कि यहाँ पर जो कोण है दोनों ही ओमेगा टी है, तो दोनों एक ही कोण पर रखे जाएंगे। और बनाने कैसे हैं कोण, धनात्मक x अक्ष से हमें कहाँ जाना है, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। और मैंने मान लिया है कि ये जो कोण है वो 90 अंश से कम है। 90 से अगर ज्यादा भी लेता मान लो यहाँ पर, तो जिस तरफ हमारा वोल्टेज उसी तरफ हमारी विद्युत धारा। तो सामान्यतः हमारा ये जो कोण है उसे मैं 90 अंश से छोटा मानकर ही काम कर रहा होता हूँ। तो प्रतिरोध के सिरों पर एसी वोल्टेज लगाने के बाद अब तक हमने तीन चीजें पता कर ली कि वोल्टेज लगाने के बाद जो धारा प्रवाहित होगी उसका व्यंजक क्या होगा, उसके व्यंजक में साइन आना ही चाहिए। और जब व्यंजक बन जाए तो फिर दूसरे स्टेप में हम क्या पता करते हैं, दोनों के बीच में कलांतर क्या है। कलांतर इस बार 0 आया, फिर दोनों का एक साथ फेजर आरेख, और फिर ये जो हमारे वोल्टेज और धारा है उनका हमें एक साथ समय के साथ ग्राफ बनाना है। तो वोल्टेज जो हमारा है वो साइन वाला ग्राफ फॉलो करेगा कुछ इस तरह से, और वोल्टेज का जो अधिकतम मान है वो होगा प्लस का Vm और न्यूनतम मान होगा माइनस का Vm। और ये जो हमारा वोल्टेज है वो अधिकतम होगा कब, 90 अंश पर, और उसके बाद 360 अंश का कोण घूम जाने के बाद, मतलब 450 अंश के कोण पर, फिर प्लस 360 आप करते चलो, हर बार आपको वोल्टेज का अधिकतम मान मिलता चलेगा। बात करें न्यूनतम मान की तो सबसे पहले आएगा 270 अंश पर, फिर उसमें आप 360 अंश जोड़ दो, हर बार 360 अंश के अंतर पर आपको क्या मिलता चलेगा, वोल्टेज का न्यूनतम मान। तो कुछ इस तरह से दिखता है वोल्टेज समय ग्राफ जब उस वोल्टेज को लगाया जाता है एक प्रतिरोधक के सिरों पर। लेकिन अभी जो हमने निर्भरता इसकी देखी है वो कोण के साथ देखी है। अगर बात करें इसकी निर्भरता की समय के साथ, तो पूरे के पूरे एक चक्कर का जो समय होता है उसे हम कहते हैं 2π/ω। आधे चक्कर का समय उसका आधा हो जाएगा π/ω, और 1/4 चक्कर में लगा हुआ समय कितना होगा, π/2ω। तो जब हमारा समय 0 होगा तो वोल्टेज हमारा 0 आएगा, और जब जब हमारा समय इस π/ω का पूर्ण गुणक आएगा, π/ω, 2π/ω, 3π/ω, 4π/ω, उन सभी समयों पर हमारे वोल्टेज का मान 0 ही रहा होगा। तो निष्कर्ष यहां से ये निकल रहा है कि पहला जो वोल्टेज का 0 मान है वो मिलेगा t = 0 पर, और उसके बाद जब जब आप π/ω जोड़ते चलोगे हमें वोल्टेज का मान 0 ही मिलेगा। लेकिन अधिकतम मान जो है वो सबसे पहले तो मिलेगा π/2ω पर, उसके बाद हर बार आपको 2π/ω जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद होगा 5π/ω, उसके बाद होगा 9π/ω, और भी आगे आप बढ़ सकते हो। और पहला जो आपका न्यूनतम मान है वो कहां पर मिल रहा है, 3π/2ω पर। फिर आपको 2π/ω जोड़ करके आगे सारे न्यूनतम मान पता कर सकते हो कि किस किस समय पर हमारा वोल्टेज न्यूनतम रहा होगा। और जैसा ग्राफ हमारा वोल्टेज फॉलो करता है बिल्कुल वैसा ही ग्राफ हमारी विद्युत धारा भी फॉलो करती है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, समान कला में। और समान कला का मतलब यह है कि जहां पर वोल्टेज 0 है, t = 0 पर, वहां धारा भी 0 होगी। π/2ω पर वोल्टेज अधिकतम हो गया, वहां पर धारा भी अधिकतम हो जाएगी। फिर π/ω पर वोल्टेज 0, धारा भी 0 हो जाएगी। तो जिन जिन समय अंतरालों पर मैंने आपको वोल्टेज अधिकतम, न्यूनतम या 0 बताए हैं, उन्हीं समय अंतरालों पर हमारी धारा भी अधिकतम, न्यूनतम और 0 होगी। ये होता है हमारा चौथा स्टेप, जिसमें हमें वोल्टेज और धारा का एक साथ समय के साथ ग्राफ बनाना पड़ता है। और जो सेकंड लास्ट काम हमें करना होता है, जिसे हम अपना 5वां काम भी कह सकते हैं, वो क्या है कि हमें तात्कालिक शक्ति का व्यंजक पता करना है कि जब हमने इस प्रतिरोध से इस एसी वोल्टेज को लगाया तो क्या ये कुछ शक्ति व्यय करेगा। तो अभी मैं पूरे की पूरे एक चक्कर की शक्ति या फिर औसत शक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि तात्कालिक शक्ति कैसे निकले।
तो शक्ति का जो सूत्र है वो हमने धारा विद्युत की में पढ़ा है कि वोल्टेज और धारा का जो गुणनफल है वो हमें देता है शक्ति। अब अगर आप तात्कालिक वोल्टेज और तात्कालिक धारा डालोगे तो आपको उसी समय पर क्या मिल जाएगा, शक्ति का मान। तो वोल्टेज का तात्कालिक मान होता है Vm sin ओमेगा टी, धारा का तात्कालिक मान होता है Im sin ओमेगा टी। तो जब आप इन दोनों का गुणनफल करोगे तो क्या आ जाएगा, Vm Im sin स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या है, प्रतिरोधक से लगाने के बाद तात्कालिक शक्ति का व्यंजक। और तात्कालिक शक्ति पता कर लेने के बाद सबसे लास्ट में हमें ये भी चेक करना होता है क्या ये जो हमारा घटक है, जो प्रतिरोधक है, क्या वो कोई एक शक्ति व्यय करेगा, जिसे हम कहते हैं औसत शक्ति। कि अगर वोल्टेज पूरा का पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर ले और इस प्रक्रिया में एक विद्युत धारा भी प्रवाहित हुई है तो एक पूरे चक्कर में कितनी शक्ति का व्यय होगा। तो वो कैसे दिखाया जाता है कि जो हमारी औसत शक्ति है उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो तात्कालिक शक्ति से संबंधित सूत्र है उसे ऐसे कुछ दो साइंस के बीच में डाल देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये तो हमें बता रहा होता है कि अंदर जो चीज़ है वो बड़ी है किसी चीज़ से, और यहाँ पर बता रहा है कि एक वैल्यू से छोटी है। तो औसत को कुछ इस तरह से दिखाना है, और यहाँ पर सूत्र क्या है हमारा, Vm Im इंटू में साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखिए औसत निकालते हुए हमें उन चीज़ों का औसत निकालना होता है जो समय के साथ बदल रही होती हैं। तो केवल साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो है जो समय पर निर्भर कर रहा है। Vm और Im तो क्या है, नियत वैल्यूज हैं जो बदलेंगी ही नहीं। तो इनका औसत क्या निकालना है, इनको तो बाहर निकाल लो। तो औसत किसका निकालना है, पूरे के पूरे चक्कर में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। और जब आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान निकालोगे पूरे के पूरे एक चक्कर में, कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 पाई बाय ओमेगा के बीच में, निकाला कैसे जाएगा कि इसका समाकलन किया जाएगा समय के साथ 0 से लेकर 2 पाई बाय ओमेगा तक, और फिर समय का जो इन्वॉल्वमेंट है उसे खत्म कर दिया जाएगा पूरे के पूरे चक्कर के समय से विभाजित करके। तो ये जो हमारा औसत मान है पूरे चक्कर में वो क्या निकल कर आता है, 1/2। तो जो औसत शक्ति वे होती है पूरे के पूरे एक चक्कर में वो हो गई Vm Im/2। अब हम ऐसा भी जानते हैं कि Vm/√2 जो होता है उसे हम कहते हैं वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान या फिर RMS मान, और Im/√2 जो है उसे कहते हैं धारा का RMS मान। तो ये बात तो एक ही है, ये भी अभी भी क्या है, Vm Im/2। तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं हम Vrms इंटू में कितना, IRMS। तो औसत शक्ति के संबंध में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर किसी प्रतिरोध को जब हम एक बैटरी से लगाया करते थे, तो बैटरी अगर हमने V वोल्टेज की लगाई है तो वो इस प्रतिरोध में एक विद्युत धारा भेजा करती थी, और विद्युत धारा भेजने के बाद जो शक्ति का व्यय हुआ करता था वो शक्ति से संबंधित सूत्र होता था V इंटू में I। यहाँ पर V क्या है, बैटरी का वोल्टेज जो प्रतिरोध के सिरों पर लगाया गया है। लेकिन जब इस प्रतिरोध के सिरों पर बैटरी ना लगा करके एक ऐसी वोल्टेज लगाया जाता है तो प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज लगाने के बाद जो शक्ति का सूत्र है V इंटू I वो यहाँ पर भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पर धारा और वोल्टेज के जो मान प्रयोग हो रहे हैं वो है RMS मान, और RMS मान जो है वो अधिकतम मान से √2 गुना कम होते हैं। अब चलिए स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि प्रतिरोध पर जो प्रयुक्त AC वोल्टता है उससे संबंधित किस तरह के आंकिक प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न मैंने सेलेक्ट किया है वो NCERT के एक्सरसाइज का पहला सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से है कि एक 100 ओम का प्रतिरोधक है हमारे पास और 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से उसको संयोजित कर दिया गया है। आपूर्ति कहते हैं सप्लाई को, और उससे उसको जोड़ दिया। तो परिपथ में धारा का RMS मान क्या होगा वो हमें पता करना है। एक बात ध्यान रखना, जब तक आपसे कुछ ना बताया जाए कि वोल्टेज हमारा कौन सा है तो उसे आप RMS या वर्ग माध्य मूल मान ही मानकर काम करना, क्योंकि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहे होते हैं और जो व्यवहारिक रूप में हम जिन वोल्टेज की बात करते हैं कि हमारे घर में आज वोल्टेज कम आ रहे हैं, तो जिस वोल्टेज की हम बात कर रहे होते हैं वो RMS वोल्टेज ही होता है। तो RMS वोल्टेज हमें दे रखा है कि Vrms का मान है कितना, 200 वोल्ट। अब हमसे पूछा गया है धारा का RMS मान, और जो हमारा प्रतिरोध है वो चाहे धारा विद्युत की में हो या फिर यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा में हो, ओम के नियम का प्रयोग करता है कि V किसके बराबर होता है, I इंटू R के। ध्यान रहे जिस प्रकार का वोल्टेज इस सूत्र में प्रयोग करोगे उसी प्रकार की विद्युत धारा आपको मिल जाएगी। RMS वोल्टेज प्रयोग करोगे तो धारा भी कौन सी निकल कर आएगी, RMS विद्युत धारा। कितना है ये, 200 वोल्टेज, और हमारा जो प्रतिरोध है वो है 100 ओम। तो विद्युत धारा का RMS मान बहुत आसानी से निकल कर आ गया। 200/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर की RMS विद्युत धारा
इस 100 ओम के प्रतिरोधक के अंदर प्रवाहित होगी जब आप इस वाली एसी सप्लाई से इसको जोड़ोगे। और दूसरे भाग में हमसे ये पूछा गया है कि एक पूरे चक्कर में नेट शक्ति कितनी व्यय होगी, आप ये भी बताएं। मैंने आपको ये समझाया है कि एक पूरे के पूरे चक्कर में जो औसत शक्ति व्यय होती है उससे संबंधित दो सूत्र हैं। पहला तो है Vm × Im/2, ये वोल्टेज और धारा के अधिकतम मान के पदों में है, लेकिन ये वाला जो सूत्र है वो धारा विद्युतकी के सूत्रों के साथ कोई भी संबंध नहीं दर्शाता, क्योंकि वहां पर तो V × I होता था, तो यहां पर भी V × I होता है, लेकिन उसके लिए हम जो वोल्टेज और धारा प्रयोग करेंगे वो होंगे हमारे RMS मान। तो वोल्टेज का RMS मान हमें दे रखा है 200 वोल्टेज, धारा निकल कर आ गई 2 एम्पियर की, तो 400 वॉट की हमारी शक्ति वे होगी एक पूर्ण चक्कर के अंदर। मुझे लगता है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें ये तो पता लग गया कि अगर किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अगर एक प्रतिरोध के सिरों पर लगाया जाए तो वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है, और बिल्कुल एक प्रतिरोध की तरह ही इस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हम एक प्रेरक के सिरों पर भी लगा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि वो किस तरह का व्यवहार दर्शा रहा है। और अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।